ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपके सामने एक बार फिर से आए हैं 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। हम लोग इसे देखने वाले हैं कहाँ पर, गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ, ये मैं हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला है, हम लोग आज बिहार स्पेशल से एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए आज है, तो हम लोग के पास 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस। तो जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार, तो इन्होंने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। तो जान लेते हैं क्यों किया है भाई। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने तारापुर में शहीद स्मारक एवं शहीद पार्क का लोकार्पण भी किया है। एक वर्ड आता तारापुर, तारापुर ये क्या है। मैं आपको तारापुर के बारे में बताता हूँ, आपको इसके बारे में शायद पता नहीं होगा। आपको जलियांवाला बाग के बारे में तो पता ही होगा। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, आपको जलियांवाला बाग के बारे में तो पता ही होगा। यहाँ पे हुआ क्या था, ये 1919 का घटना था। जलियांवाला बाग, यहाँ पे अंग्रेजों ने लोगों को चारों तरफ से घेर के गोलियां मारी थी। और ये तारापुर, ये घटना हुआ था 1934 में। ये बस जलियांवाला बाग का रिपीट कॉन्सेप्ट ही था। यहाँ पर भी सेम यही घटना हुआ था, तारापुर में भी। और जलियांवाला बाग में जो हुआ था ये उसका रिवर्स था, मतलब कि सेम था। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, ये तारापुर है कहाँ। बिहार स्पेशल में है तो बिहार में ही कहीं होगा। तो देखिए, बिहार सरकार के द्वारा इस दिवस को राजकीय दिवस समारोह में शामिल कर लिया गया है। तो सॉरी, ये 34 नहीं 32, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 32 है, ठीक है ना। तो देखिए, तो 15 फरवरी 1932 को अंग्रेजों ने मुंगेर जिले के मुंगेर में तारापुर अनुमंडल के तारापुर थाना में सैकड़ों निहत्थे आज़ादी के दीवानों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोगों को भी गोलियां लगी थी, ठीक ना। तो ये जलियांवाला बाग के बाद अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों के ऊपर किया गया दूसरा सबसे बड़ा जनसंहार था। कब हुआ था भाई, 1932। और यहाँ पे इस घटनाकांड में 34 लोग शहीद हो गए थे, मतलब वो लोग माने नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार विधानमंडल में प्रबोधन कार्यक्रम। ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में बिहार विधानमंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने किया है। यह कार्यक्रम लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका और उनकी जवाबदेही के विषय पर आधारित है। यह पटना में ही हुआ, ओम बिरला जी यहाँ पाए थे, बस यही था। अगला है शकीबुल गनी। ये कौन है, तो भाई ये बिहार का एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, मोतिहारी का रहने वाला है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ना। तो मोतिहारी के युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में इसने 13 शतक मार लिया है। बल्कि इसका प्रथम श्रेणी का पहला ही मैच था और इसने वहाँ पे 13 शतक लगा दिया है और इसने 341 रन बनाए हैं भाई। तो कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी में 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली है। किसी भी बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पहले मैच में यह सबसे बड़ा बनाया गया स्कोर है। इससे पहले इतना बड़ा स्कोर किसी ने नहीं बनाया है। ये बिहार से उभरता हुआ नया खिलाड़ी है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल न्यूज। तो देखिए, T19 रेलवे की सबसे लंबी सुरंग। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है भाई, ये कौन से बला है। तो देखो, अभी फरवरी 22 को भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत T49 की मुख्य और सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा है, ठीक है ना। तो जो T49 सुरंग की जो लंबाई है 12.75 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई है, लंबाई की एक सुरंग है जो कि बनियाल काजीगुड़ खंड पर, जो कि बनियाल काजीपुर खंड पर उधम श्रीनगर बारामूला रेलवे सुरंग को, ठीक ना, सुरंग
द्वारा निर्मित 12.2 किलोमीटर लंबाई की पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ते हुए रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बन गई है। कहने का मतलब है कि इसका लंबाई तो खुद इतना है और प्लस ये इसने जोड़ दिया है 11.2 किलोमीटर लंबे सुरंग और जोड़ दिया है, तो जिसके बाद यह रेलवे का सबसे लंबा सुरंग बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। डाकथॉन 2022। तो देखिए, तो भी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डाकथॉन 2022 का आयोजन किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस हैकथॉन का उद्देश्य डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की होने वाली तस्करी का समाधान तलाशना है, ताकि वहां से तस्करी ना हो। डार्कनेट गुप्त इंटरनेट प्लेटफॉर्म को कहा जाता है। अज्ञात संपर्कों के लिए केवल विशेष सॉफ्टवेयर और प्री कॉन्फ़िगर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत ही कोई भी इंसान इसे एक्सेस कर सकता है। हालांकि डार्कनेट इलीगल नहीं है, लेकिन इसकी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। आप ओपनली डार्कनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नई हाइड्रोजन नीति, ये क्या है भाई, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। नई हाइड्रोजन नीति के बारे में अभी भारत सरकार इसके पीछे पड़ी हुई है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अभी फरवरी 2022 में भारत ने नई हाइड्रोजन नीति का अनावरण किया है। ये फरवरी में ना भारत ने नया हाइड्रोजन नीति का अनावरण किया है फरवरी में। तो ये क्या है भाई, तो इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो इस नीति के तहत सरकार ने हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से विभिन्न रियायतों की घोषणा की है। ठीक है ना। तो इसमें कार्बन मुक्त ईंधन उत्पादन में उपयोग होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पारेषण शुल्क से छूट शामिल है। इस पहल का उद्देश्य, ठीक है ना, इस पहल का उद्देश्य कार्बन मुक्त ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है तथा देश को इसके निर्यात का केंद्र बनाना है। सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 50 लाख टन हरित ऊर्जा का उत्पादन अपने देश में ही करना है। यही है। आगे चलते हैं। अगला इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे नेपाल भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये खबर हम लोग के पड़ोस से आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं भाई ये क्या है। तो देखिए, तो अभी भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला नेपाल विश्व का पहला देश बन गया है, क्योंकि हम लोग का यूपीआई प्रणाली है ही इतना अच्छा। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिससे आप पैसों का लेन देन किसी के साथ भी कर सकते हैं। अब तो यूपीआई में अब छोटे छोटे फ़ोन को भी जोड़ दिया है कि अब आप बिना इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यूपीआई से पैसा लेन देन कर सकते हैं। बहुत अच्छा हो गया है। तो देख लेते हैं। तो एनपीसीआईएल की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने नेपाल में सेवाओं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विसेज मतलब जीपीएस और मनन इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। एक जीपीएस है, जीपीएस का मतलब होता है गेटवे पेमेंट सर्विसेज, और मनन इन्फोटेक ने हाथ मिलाया है। तो जीपीएस मतलब कि गेटवे पेमेंट सर्विस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालन है। मनन इन्फोटेक नेपाल में यूपीआई को लागू करेगी। जो मनन इन्फोटेक है ना, यही नेपाल में यूपीआई को लेके जा रही है ना। तो सब ठीक ही है। आगे बढ़ते हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, ये क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी फरवरी को म्यूनिक जर्मनी के म्यूनिक में एक सुरक्षा सम्मेलन हुआ है। ठीक है। और ये सम्मेलन फरवरी में ही हुआ है। तो यूक्रेन संकट के बीच हो रहे इस सम्मेलन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि भाई ये तनाव की घड़ी में वो भी सुरक्षा सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। अब तंबाकू छोड़ो ऐप, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं भाई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो भी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब होता है WHO, ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, मतलब क्वाइट तंबाकू ऐप। तो यह ऐप उपभोक्ताओं की पहचान करेगा और उनके लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा, क्रेविंग को प्रतिबंधित करने और तंबाकू छोड़ने के लिए ये मदद करेगा। अब थोड़ा इसका एक आंकड़ा WHO ने दिया है, इसने आंकड़ा दिया है कि दुनिया में
दुनिया में लगभग हर साल 8 मिलियन लोग, मतलब कि 80 लाख लोग की मौत तंबाकू के सेवन से हो जाती है। आंकड़ा बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं, स्टेट स्पेशल। तो गुजरात में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति, तो ये क्या है भाई, नई जैव प्रौद्योगिकी नीति, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ष 22 से 27 के लिए, वर्ष 22 से 27 के लिए नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है ना। और क्या है भाई इसमें, तो इस नीति का जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, गुजरात को प्रमुख क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में आगे रखना है। साथ ही इसका उद्देश्य 1.20 लाख रोजगार के नए अवसर को पैदा करना है। यह नीति एनजीओ, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और उद्योग जैसे विभिन्न हितकारी संस्थाओं के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। कोविड प्रतिबंध हटाने वाला देश का पहला राज्य, तो भाई ये कौन है भाई, ये असम है। अभी असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ लगे सारे कोविड नियम को बंद कर दिया है। तो देखो, तो कोविड प्रतिबंध हटाने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। तो राज्य सरकार के अनुसार है ना, राज्य सरकार के आदेशानुसार अस्पताल को छोड़ करके टीका लगाए बिना लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा। लोगों को टीकाकरण प्रमाण पत्र अपने साथ में ही रखना पड़ेगा। और वहाँ हवाई अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया और अस्पताल से यह अनिवार्य रूप से कोविड जांच हटा दी गई है। मतलब कि आप जहाँ भी सार्वजनिक जगह पर घूमेंगे तो आपको आपके साथ आपका जो क्या बोलते हैं, जो सर्टिफिकेट मिला है उससे आपको अपने साथ रखना होगा। लेकिन अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर छूट है, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं तो आप बिना उससे जा सकते हैं, हवाई अड्डा पर जा रहे हैं तो उसके बिना आप जा सकते हैं। तो रेलवे में अभी मतलब असम ने इतनी छूट दे दी है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा न्यू अपार्टमेंट के पीछे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और आगे चलते हैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं यार, यहाँ भी नहीं। अच्छा अब आ गया, हाँ। अब हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार, तो देखो जो हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार है ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये किसको मिला है, तो ये दिया गया है बिल एंड लिंडा गेट्स फाउंडेशन को। तो देख लेते हैं। तो अभी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिल गेट्स को गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य देखभाल की मदद करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। यही हिलाल ए पाकिस्तान। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डे हैं। चलिए, 1 फरवरी आके निकल गया। तो 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस और रूमेटोइड्स गठिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग सूरजकुंड मेला भी देखते हैं, सूरजकुंड शिल्प मेला भी देखते हैं। फिर आता है 15 से 13 फरवरी के बीच में हम लोग महाराष्ट्र में काला घोड़ा दिवस मनाते हैं। फिर 6 फरवरी को हम लोग महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। फिर 8 फरवरी को हम लोग सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 10 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं और हम लोग विश्व दलहन दिवस भी मनाते हैं। फिर आता है 11 फरवरी को हम लोग बीमारों का विश्व दिवस मनाते हैं। और फिर इसी दिन हम लोग विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 12 फरवरी को हम लोग डार्विन डे के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 18 से 27 फरवरी को हम लोग ताज महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और 20 फरवरी को हम लोग विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और 22 फरवरी को हम लोग विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आता है 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। और 27 फरवरी को हम लोग विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आएगा 28 फरवरी को हम लोग 2 इंपॉर्टेंट डे मनाएंगे। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और फिर दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए भाई लोग, ये वीडियोस हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें प्लीज़ हेल्प करें, कमेंट करें, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग कल एक फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इतना देर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग।